मैं प्रीति आज आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक कोशिका अवयव है, तो उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने आज के लेक्चर में। माइटोकॉन्ड्रिया से पहले मैं आपको विभिन्न कोशिका अवयव के बारे में बताना चाहूंगी। इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने स्टडी किया था कि जो एक सेल है, जब आप माइक्रोस्कोप यंत्र के नीचे उसको देखते हैं, एक सेल को, एक कोशिका को, तो हमें सबसे बाहर कोशिका झिल्ली नजर आती है। उसके बाद हमें कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जीव द्रव्य दिखाई देता है और जीव द्रव्य में हमें बिखरे हुए सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिका अवयव नजर आते हैं। तो उन्हीं कोशिका अवयवों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चूंकि एक एक कोशिका अवयव को काफी डिटेल में अगर हम इसकी स्टडी करना चाहेंगे तो एक वीडियो में लगभग हम 1 या 2 ही कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए अनिवार्य है कि बाकी की वीडियोस भी आप देख के और आप अपने इस ज्ञान को बढ़ाएं। तो कोशिका अवयव वे ठोस संरचनाएं हैं जो कि जीव द्रव्य में बिखरी हुई रहती हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिका अवयव अब यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स जिसको प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, अंतःद्रव्य जालिका जो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं जिनको वैक्यूल्स भी कहते हैं, गोल्जिकाएं और लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, केंद्रक। तो ये विभिन्न प्रकार के कोशिका अवयव हम स्टडी करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। दोहरी झिल्ली से ये ढके हुए होते हैं और ठोस प्रकृति के दानेदार कण के रूप में भी पाए जाते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे ये छड़नुमा है, यानी कि रोड शेप्ड आप इन्हें कह सकते हैं। इन्हें या तो कोशिकांग भी कहा जाता है या सूत्रवाहिका भी कहा जाता है और एक कोशिका में इनकी जो संख्या है 50 से 5000 तक पाई जाती है। युवा व्यक्तियों में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, परंतु जो कैंसर के मरीज होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो ना के बराबर पाई जाती है। अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है उसका। तो जो इसकी बाहरी झिल्ली है वो चिकनी होती है और जो भीतर की झिल्ली है वो छोटे छोटे उंगली के जैसे उभारों में परावर्तित होती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है और इस पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में एक गाढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में राइबोसोम्स और मिनरल्स और प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस की है वो आप डिटेल में यहाँ पे पाएंगे। तो ये बाह्य झिल्ली और जो ये अंदर की झिल्ली आप देख रहे हैं, आंतरिक झिल्ली, और इसके अलावा ये मैट्रिक्स भी यहाँ पे विजिबल है और जो अंदर की झिल्ली है वो उंगली के जैसे उभारों में परावर्तित है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ये नीचे के डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं एटीपी। तो एटीपी के रूप में जो एनर्जी सिंथेसिस होने के बाद है वो एकत्रित होती है। यहाँ फिर से मैट्रिक्स में राइबोसोम्स या जो ग्रेन्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं और जो डीएनए वगैरह भी मिलता है इसमें, ये सब आपको विजिबल है। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इस पे क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है सेल का। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो हमारे खाद्य अणुओं में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो खाद्य अणुओं में, उसको ऑक्सीकरण करने के पश्चात ये उसे एटीपी के रूप में परावर्तित करते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में, और वो एडीपी फर्दर मेटाबॉलिज्म का जो स्टेप होता है उसमें एटीपी के रूप में परावर्तित होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और एटीपी के रूप में ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठा हो जाती है, संग्रहित हो जाती है।
और जब भी सेल को, किसी भी सेल को, कोशिका को कोई कार्य करना होता है, संपादित करना होता है, तो ये इस एटीपी का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा, क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। तो भाई यही आपको आंसर देना है अगर क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है। या पहले आप थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करें 2 लाइन्स में, अगर छोटा क्वेश्चन है 3 लाइन्स में उसको डिफाइन करें, और उसके बाद फिर आप उसका पावर हाउस कहलाने का कारण बताएं। अब जो ये एटीपी के रूप में ऊर्जा है, यह ऊर्जा जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए अति आवश्यक मानी जाती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न कार्य। तो फर्स्ट जो इसका काम है वो है शक्ति ग्रह के रूप में कार्य करना। तो भी किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति ग्रह के रूप में कार्य करता है, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो पोटेंशियल ऊर्जा हमारे जो फूड पार्टिकल्स में पाई जाती है, आपको पता है जो हम फूड ग्रहण करते हैं ये हमारे स्टमक में, हमारी फूड पाइप में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जेजुनम से और इलियम से, खासकर इलियम से ये अवशोषित होके और ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं में पहुंच जाता है। अब कोशिकाओं में फर्दर जो ये ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में परावर्तित होती है। उसके बाद वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में परावर्तित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठा हो जाती है। तो इस प्रकार से यह, जैसे होते हैं ना पावर हाउस, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हैं, वहां पे आके बिजली इकट्ठा होगी, एक डैम में बिजली बनी, पावर हाउस में आके इकट्ठा हुई है ना, और फिर जब आगे चल के वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस प्रकार से ये भी एक पावर हाउस के रूप में कार्य करता है। अब खाद्य अणुओं के ऑक्सीकरण में मदद करना, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, जो खाद्य अणु कहाँ से आए, कोशिका में। जो हमने खाना खाया वो पाचन हुआ, पाचन के बाद ग्लूकोज में परावर्तित हुआ और छोटी आंत से वो अवशोषित, एब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड वेसल से होता हुआ, खासकर धमनियों से होता हुआ, और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा। और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद जो ये ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं में पहुंचा है, इसका ऑक्सीकरण होता है ऊर्जा उत्पत्ति के लिए। अब ऊर्जा का संग्रह करना ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। अब वही एज यूजुअल जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ऑक्सीकरण के बाद जो खाद्य अणु है वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो यह ऊर्जा एटीपी में और फिर एटीपी के रूप में परावर्तित होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और ये ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। कहाँ पे संग्रहित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संग्रहित होती है। अब जो इसका अगला कार्य है वो है अमीनो एसिड के उत्पादन में मदद करना। तो क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसके मैट्रिक्स में तो कहीं ना कहीं ये अमीनो एसिड्स के उत्पादन में भी अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जब सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है ना श्वसन की, तो उसमें जो क्रेब्स साइकिल होती है, तो उसमें भी ये अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करता है। श्वसन क्रिया के दौरान भी ये मदद करता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने अभी अध्ययन किया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं और किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो मैं फिर से एक बार जो इसका डायग्राम है उसके बारे में परिचर्चा करना चाहूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि बाहरी झिल्ली, उसके बाद भीतरी झिल्ली, और जो भीतरी झिल्ली है वो उंगली के जैसे उभारों में परावर्तित होती है, उनको क्रिस्टी कहते हैं। और जो ये क्रिस्टी है ना, ये कहीं ना कहीं सेपरेट तो करते हैं कोष्ठों के रूप में इंटरनल मेम्ब्रेन को, लेकिन ये अपूर्ण कोष्ठ होते हैं, है ना, ये पूर्ण नहीं होते। ठीक है। और जो अब ये भीतरी झिल्ली है उंगली के जैसे उभारों वाली, जो क्रिस्टी की फॉर्म में होती है, और जो बाहरी झिल्ली है इसके जो बीच का स्पेस है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोलाइडल सॉल्यूशन पाया जाता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो भी इस प्रकार से यहाँ हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी तरह से इसको हमने स्टडी किया, और आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सुझाव हर पल आमंत्रित हैं।